नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर प्रहार, कहा खून की खेती कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं। चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं के हौसले हुए पस्त, पीएम मोदी के विरोध में बोलने वालों को दी हिदायत, कहा पीएम के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा चक्का जाम, दिल्ली आने को ट्रैक्टर में तेल पानी डालकर तैयार रहने के लिए दिए आदेश। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा से डरी ममता बनर्जी, यात्रा से संस्कृति को बताया खतरा। राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की बढ़ी चिंता, एनएसयूआई ने चंदा इकट्ठा करने का चलाया अभियान। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। केंद्र के कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। मंत्री बोले कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बात की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और बार बार यही कहा है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून की खेती कर सकती है। तृप्ति जी, आखिर क्या मायने हैं नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर सरकार का वो पक्ष रख रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं विपक्ष को, जो ये मुद्दा उठाना चाह रही थी, राज्यसभा में डिस्कस करना चाह रही थी, इस पे बहस करना चाह रही थी कि आपकी सरकार यानी 10 साल जब यूपीए की सरकार रही तब 1,80,000 किसानों की मौत हुई थी और कई किसानों को जो गोलियां मारी गई हैं कांग्रेस के सरकार के द्वारा, उनके भी सारे आंकड़े मौजूद हैं। तो उन्होंने तब क्या किया? तो इसलिए उन्होंने सीधे कहा कि भाई कांग्रेस करती होगी खून की खेती, हम नहीं, क्योंकि हमने तो बातचीत के लिए बुलाया, हमने बार-बार वार्ता के लिए बुलाया, जो संशोधन बोले वो करने के लिए हम तैयार हैं, जो शर्तें हैं उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो उसकी पीछे की ताकतें कौन सी हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। विपक्ष जो लगातार बोल रहा था कि हमसे ठीक से बहस नहीं की गई और वो बहस करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि बहस के नाम पर सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जब किसान नेता बातचीत करने के लिए उनके पास आते हैं, ये भी खबरें आई हैं कि जब किसान नेता उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं तो वो सेटिस्फाइड होकर निकलते हैं, लेकिन बाहर जाकर पता नहीं उन्हें क्या होता है, उन्हें कौन बरगलाता है कि वो एकदम भटक जाते हैं। पहले वो 3 चीजें लेकर आए थे कि हमें एपीएमसी, एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ दिक्कतें हैं जिसपे संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक उन्होंने बोला नहीं, ये तो तीनों बिल खारिज कर दो, आप निरस्त कर दो इनको। तो कुछ तो ताकतें हैं ना जो बाहर से भड़का रही हैं। तो नरेंद्र तोमर का सीधे सीधे ये कहना है कि आप बातचीत करिए, बातचीत से आप देख लीजिए, और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं और सरकार पर आप जो कह रहे हैं कि अन्नदाताओं के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म किसने किया है उसके लिए आप 10 साल का यूपीए का इतिहास निकालकर देख लीजिए। यानी कि कृषि मंत्री ने अपने बयान से साफ तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि किसान आंदोलन पर वो अपनी राजनीति करना बंद करे। वहीं दिल्ली की सीमा पर जहां एक ओर किसान आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, वहीं पीएम मोदी के विरोध में भी नारेबाजी की जा रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वालों को हिदायत दी और कहा कि यह पूर्ण रूप से बैन है कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई उनको गाली नहीं देगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपने मंच का इस्तेमाल इस तरह के लोगों को नहीं करने देंगे। तृप्ति जी, क्यों आखिरकार राकेश टिकैत ने इस तरह की बयानबाजी की और क्यों प्रधानमंत्री, उनको क्या लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के विरोधियों को ये हिदायत दी है? ये राकेश टिकैत ही बता पाएंगे कि क्या ये पहली बार हो रहा था या उन्हें 70-72 दिन बाद पता चला कि मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तो बहुत दिनों पहले से हो रहा है, मीडिया में आ चुका है कि मोदी मर जा तू जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह के लोग उसमें शामिल हैं विचारधारा के, इन पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अचानक राकेश टिकैत को 72 दिन बाद ये क्यों याद आता है कि मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हमें मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाना है।
आज वो ये कबूल भी कर रहे हैं कि हम महसूस कर रहे हैं कि विचारधारा के लोग आ रहे हैं, खास विचारधारा के लोग आ रहे हैं। अरे जब पूरा मीडिया बोलता था, जब लोग बोलते थे, जब सरकार की तरफ से बोला जाता था कि आपको भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपके आंदोलन के अंदर किस तरह की विचारधारा के और किस तरह के लोग घुस आए हैं। तो अचानक ये जो इनका जो ये बदला है, रुख बदला है टिकैत जी का, ये काफी हैरान करने वाला है कि उन्हें इतने 72 दिनों बाद याद आया कि मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है और खास विचारधारा के लोग घुस आए हैं, उनको हटाना है। तो या तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे गलती क्या हो गई है, या फिर उन्हें समझा दिया गया है कि उनसे गलती क्या हो रही है। यानी कि राकेश टिकैत के इस बयान से साफ है कि किसानों का हौसला पस्त होता नजर आ रहा है। वहीं देश भर में किसानों के 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को लेकर बीकेयू प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान किया है। टिकैत का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इन दोनों राज्यों में जिला मुख्यालय पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में केवल ज्ञापन दिए जाएंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि इन दोनों जगहों पर लोगों को स्टैंड बाय में रखा गया है और उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए यूपी उत्तराखंड के लोग अपने ट्रैक्टरों में तेल पानी डालकर दिल्ली आने को तैयार रहे। तृप्ति जी, आखिर क्यों इन दोनों राज्यों में इस चक्का जाम को रद्द किए जाने की बात की गई है और दिल्ली में ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है चक्का जाम को लेकर? आपको मैं बता दूं कि सिर्फ उत्तराखंड और ये नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी उन्होंने बोला है कि इस तरह का चक्का जाम नहीं होगा। अब ये राकेश टिकैत जी ही बताएंगे कि यूपी को, उत्तराखंड को और दिल्ली की जो बॉर्डर है, दिल्ली को ये डिस्काउंट उन्होंने क्यों दिया है। एक तरफ उन्होंने बोला है कि अब मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे, अब वो कह रहे हैं कि इस चक्का जाम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की बॉर्डर पे इस तरह के चक्का जाम नहीं होंगे। तो ये जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, यूपी में किसकी सरकार है आप देख रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे इतने दिनों से क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत जी का ये जो इन्होंने कारण दिया है कि उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है कि वो अपने राशन पानी के साथ तैयार रहे, तो वो तो वैसे भी तैयार थे। आप तो किसान नेता, आपके कहने पे तो एक आवाज में लोग आधी रात में उठ के हजारों किसान आपके पास आ गए थे आंदोलन में बैठने के लिए। चक्का जाम से ठीक एक दिन पहले आपने इन 3 जगहों पर ये स्पेशल डिस्काउंट जो दिया है और उसके ठीक एक दिन पहले आप बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाएंगे, तो इसकी क्या वजह है? अब एक वजह तो जो समझ में आ ही रही है कि अचानक से ये रुख क्यों बदला है, ये आप भी समझ सकते हैं। दूसरी वजह या तो ये हो सकती है कि इन्हें समझ में आ गया है कि ये आंदोलन एक विशेष राज्य के किसानों के लिए है। हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान अब उतना सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए चक्का जाम वहां करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। असली वजह टिकैत बता सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उनके सुर बदले हैं कल से, वो काफी कुछ इशारा दे रहे हैं। यानी कि राकेश टिकैत को भी अब ये समझ में आने लगा है कि किन राज्यों के किसान उनके साथ हैं और इस किसान आंदोलन में किस तरह की राजनीति हो रही है। अब वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने फरवरी और मार्च के महीने में रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई है, लेकिन बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ममता सरकार भी इस यात्रा को रोकना चाहती है। इसी कड़ी में उनके एक मंत्री ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं और राज्य में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहते हैं। तृप्ति जी, क्यों इस तरह की बयानबाजी की गई है? क्यों ये बोला गया है कि इस रथ यात्रा से क्यों उनको ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी? संस्कृति बर्बाद नहीं हो रही, उनकी राजनीति बर्बाद हो रही है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कल ही उनके एक विधायक ने राम सीता मंदिर में जाकर पूजा की है और उसके लिए शायद कुछ चंदा भी दिया है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। तो ममता बनर्जी के चेहरे पर जब जय श्री राम के नाम पे गुस्सा छा गया था, उन्हें समझ में आने लगा है कि बीजेपी की ये रथ यात्रा उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। जिस पश्चिम बंगाल के वो अपने आप को महारानी समझ रही हैं, उनके सिंहासन को लग रहा है कि कोई हिला रहा है, और कौन हिला रहा है? बीजेपी हिला रही है। रैली से दिक्कतें इनको क्यों हो रही है? पीआईएल डाल दी गई है। इनका ये कहना है कि जब ट्रैक्टर रैली की बात निकली थी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार की बात की जा रही थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि वो अपनी रैली निकाले, अपनी रथ यात्रा निकाले? तो फिर ये तानाशाही की जो बात करती है ना ममता बनर्जी, यहाँ पे इनकी हिपोक्रेसी सामने आ जाती है। ये अब वहां पे वही चाल खेल रही है जिस तरह की बातें केजरीवाल दिल्ली में करते हैं। कह रही है हमने तो रथ यात्रा से मना नहीं किया, लेकिन परमिशन किससे लेनी है? स्टेट से लेनी है, प्रशासन
प्रशासन से लेनी है, वहाँ के जो राज्य के प्रशासन से लेनी है, और राज्य का प्रशासन किसके अंडर में आता है? ममता बनर्जी के अंडर में आता है। तो आप जो हर तरह से ये रोकने की जो कोशिश कर रही हैं, इससे आप अपनी ताकत नहीं दिखा रही हैं, बल्कि आप अपनी कमजोरी दिखा रही हैं। आपको डर लग रहा है कि अगर बीजेपी ये रैली करती है और अगर जिस तरह का माहौल बन रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दौरान जय श्री राम के नारे उनके मुंह के सामने लग गए, तो फिर अगर ये रैली निकलेगी तो किस तरह का माहौल बदल सकता है, इस चीज से वो डरी हुई हैं। और यही वजह है कि इस तरह के सारे धतकरम वो अपना रही हैं, जिसका फायदा पता नहीं उन्हें होगा या फिर बीजेपी को होगा। यानी कि बंगाल में बीजेपी की मजबूती को देखते हुए अब ममता बनर्जी को समझ आ रहा है कि उनकी पार्टी का वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, जिसके बाद वो इस तरह की बयानबाजी कर उसको ढकने की कोशिश कर रही हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा चंदा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजस्थान में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है, जिस पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इसका विरोध किया है और पार्टी के अंदर कोर मुद्दों पर मंथन की कमी की बात कह दी है। तृप्ति जी, क्यों कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय बन गया है अब? देखिए, कांग्रेस हमेशा से ये बोलती रही है कि वो सेक्युलर पार्टी है और राम मंदिर जैसे मुद्दे से वो हमेशा दूर रही है, डायरेक्ट सामने आके इस तरह की बातें वो नहीं करती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि मनीष तिवारी जो बोल रहे हैं कि उनको अब ये चिंतन मनन करने की जरूरत है, तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर विचारधारा की कमी किस तरह से दिख रही है। अब जिसके यानी अध्यक्ष ही गायब है, 1-1.5 साल से जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, वो अपनी विचारधारा अपनी स्टूडेंट यूनियन तक कैसे पहुंचाएगी? उनके स्टूडेंट यूनियन वाले राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि क्योंकि ABVP जो है, RSS की जो स्टूडेंट विंग है, वो इकट्ठा करी थी, हम एक्सपोज करना चाह रहे थे, लेकिन पैसा वो लेकिन राम मंदिर के लिए ही देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह भी राम मंदिर के लिए चंदा देते हैं, उसके लिए वो रिसिप्ट भी मांगते हैं। इनके अंदर ना जब ये हेडलेस चिकन हो गए बेसिकली, आपके पास कोई अध्यक्ष नहीं है, आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, आप किसी को एक सूत्र में बांध नहीं पा रहे, आपके नेता वहां बैठ के ट्विटर पे कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं, उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं होता किसी बात का। आपके जो वर्कर्स हैं वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप कहते हैं ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, वो कहते हैं ये हमारी प्लानिंग नहीं है। आप कांग्रेस का हाल देखिए इस समय क्या हो गया, एक खाली बर्तन की तरह हो गया, जिसको आता कूदता चला जाता, उनके वर्कर को कुछ नहीं पता, उनके नेता को कुछ नहीं पता। तो ये पूरी तरह से कांग्रेस को एक्सपोज करती है कि अंदरूनी तौर पे कांग्रेस कितनी ज्यादा खोखली हो चुकी है कि उनके नेताओं का किसी पे बस नहीं है, उनके पास कोई अध्यक्ष ही नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये तो उनकी विचारधारा की हालत है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको अध्यक्ष बनाएं। जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो बनना नहीं चाहता, लेकिन वो काम बिल्कुल अध्यक्ष के तौर पे कर रहा है। तो कुल मिला के एक्सपोज कर दिया इन्होंने खुद ही अपनी पार्टी को कि इनकी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से गिर चुकी है, ना ये पहुंच पा रही है, ना ये जी पा रही है। यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व इस तरह से खत्म हुआ है कि कांग्रेस अब अपनी विचारधारा भी खो बैठी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।